बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा देखिए, सबसे पहले जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में 2-3 एडजस्टमेंट ऐसी हैं जो मैं नहीं कराई, लाइक उसमें एक थी डिस्पोज़ल, वो मैं नहीं कराई थी लास्ट टाइम। डिस्पोज़ल का ये सीन होता है कि अगर आपको ट्रायल बैलेंस में वो डिस्पोज़ल दे देता है और नीचे कुछ भी नहीं बताता, तो फिर हम क्या करते हैं, डिस्पोज़ल का अकाउंट करते हैं क्लोज़। अगर डिस्पोज़ल की अमाउंट क्रेडिट साइड पे आ रही है ट्रायल बैलेंस में, डिस्पोज़ल की कोई बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, तो उसका मतलब ये कि वो ये कहना चाह रहा है कि डिस्पोज़ल की क्रेडिट साइड हायर थी और हम उसको इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सके, जो भी उसका बैलेंस था। तो आपने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जब भी डिस्पोज़ल की क्रेडिट साइड हायर होती है, तो इसका क्या मतलब लिया जाता है? डिस्पोज़ल की क्रेडिट साइड पे तो ये चीज़ आती है ना, आपका बैंक आता है और जो आपने डेप्रिसिएट किया था, जो फ़ायदा उठाया, वो आता है। तो क्या क्या मतलब होता है? बेटा अमूमन ये होता है कि अगर डिस्पोज़ल की क्रेडिट साइड जब हायर होती है, तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट साइड पे आता है एज़ अ रेफ़रेंस। और क्रेडिट साइड हायर होने का मतलब ये है कि गेन हुआ है क्योंकि डेबिट साइड पे डिस्पोज़ल अकाउंट जब आप बनाते हैं, उसके डेबिट साइड पे कॉस्ट आती है और क्रेडिट साइड पे आपकी 2 चीज़ें आती हैं, डेप्रिसिएशन जो आपने फ़ायदा उठाया इस्तेमाल करके, और दूसरा उसकी वो आती है, क्या बोलते हैं, अल्लाह भला करे, जितने का आपने उसको बेचा। तो अमूमन ये होता है कि मैं इनकम स्टेटमेंट आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। इनकम स्टेटमेंट तो जब आप टी अकाउंट बनाएँगे, क्रेडिट साइड हायर होगी, तो इनकम स्टेटमेंट आपकी डेबिट साइड पे एज़ अ रेफरेंस आ रहा होगा डिस्पोज़ल के अंदर। ठीक है? तो ये ज़हन में बिठा लें कि डिस्पोज़ल अगर बैलेंस आ रहा है डिस्पोज़ल का और ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो ये गेन है, गेन ऑन डिस्पोज़ल है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, हम उसको गेन ऑन डिस्पोज़ल ही ट्रीट करेंगे। और अगर वो डेबिट साइड पे आ रहा हो, तो उसको हम लॉस ऑन डिस्पोज़ल ट्रीट करेंगे, अगर ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट साइड पे आ रहा हो। चलिए मैं समझा भी देता हूँ, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, तो ये मैं समझा देता हूँ। देखिए, डिस्पोज़ल का अकाउंट है। मैंने एक चीज़ खरीदी थी 10,000 की, मैंने डेबिट कर दी, ठीक? मैंने ₹2000 उसको डेप्रिशिएट किया था, मतलब ₹2000 तक का फ़ायदा उठा चुका था और मैंने फिर ₹13,000 का उसको सेल किया। अब जब मैं दोनों साइड का टोटल करूँगा, तो ये हो जाएगा 15,000, ये हो जाएगा 15,000 और ₹5,000 का क्या होगा मेरा, मुझे बताएँ, गेन है या लॉस है? सर ₹5,000 का क्या होगा, मुझे गेन आएगा। अब सीन क्या होता है, पेपर में तो सवाल बनाना है, हम क्या करते हैं, मतलब वैसे तो हम इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन सीन क्या होता है, अब सवाल तो बनाना है ना पेपर के लिए। अकाउंटेंट ने क्या किया, इसको क्लोज़ नहीं किया, इसकी जगह लिख दिया सीडी 5,000 और बीडी 5,000 और ट्रायल बैलेंस में आपको क्रेडिट साइड पे, क्योंकि क्रेडिट साइड ना, एज़ अ क्रेडिट साइड 5,000 लिख के दे दिया, तो उसको आपने गेन ऑन डिस्पोज़ल कंसीडर करना है। अगर वो डेबिट साइड पे देता है, तो उसको आपने लॉस ऑन डिस्पोज़ल कंसीडर करना है। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं सर एसएफपी कैसे बनाते हैं? बेटा एक तो एसएफपी में ज़हन बना लें कि एसएफपी में 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1, एसएफपी में आपके एसेट आते हैं और दूसरा लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल आते हैं। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारे पास कि एसेट इज़ इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो पूरी एसओएफपी हमारी उसी पे बनती है। एसेट इज़ इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, उसी पे बन रही है। ठीक है? अब इसमें होता क्या है? सबसे पहले हम लिखते हैं एसेट्स, ठीक है? और दूसरी तरफ हम लिखते हैं कैपिटल लायबिलिटीज़। आप देख रहे होंगे बाकायदा, यहाँ मैंने टोटलिंग की होगी। ये रहा। ये देखिए, मैंने टोटल एसेट्स को टोटल किया हुआ है, यहाँ पे। ये नॉन करंट एसेट है और ये आपके पास करंट एसेट है, इन सबको मैंने टोटल किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ मैंने क्या किया है, आपका कैपिटल, कैपिटल के बाद नॉन करंट लायबिलिटी एंड देन करंट लायबिलिटी, और उन सबको टोटल किया हुआ है। मतलब ये हो गई एसेट वाली साइड और ये हो गया कैपिटल प्लस लायबिलिटी वाली साइड। ठीक है? अच्छा जी, अब सुनिए गौर से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉन करंट एसेट से। किससे स्टार्ट करते हैं? नॉन करंट एसेट से। और 3 कॉलम वाली बनाते हैं एसओएफपी, 3 कॉलम वाली बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, इस पे मैं आ रहा हूँ।
हमें एसएफपी में डिटेल थोड़ी बहुत देनी होती है, मतलब अगर कोई वैल्यू हमें ट्रायल बैलेंस में दी हुई है और उसमें कोई एडजस्टमेंट वगैरह हो रही है, मेन एडजस्टमेंट तो हमें दिखानी होती है। आप प्लीज़ थोड़ा बाहर अगर जाएँ तो अच्छा रहेगा। 1 मिनट वेट कीजिएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, नॉन करंट एसेट में जो ट्रायल बैलेंस में नॉन करंट एसेट दिए होंगे वो लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस में दिए हों। अब ये तो मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग मैंने अपनी तरफ से यहाँ लिखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है? लेकिन हो सकता है ट्रायल बैलेंस में आपको किसी और नाम से दिए हों, मतलब मोटर व्हीकल के नाम से दिए होंगे, इक्विपमेंट के नाम से दिए होंगे, तो आपने उसी नाम से यहाँ लिखना है। जो मेन चीज़ है वो ये है कि 3 कॉलम होते हैं हमारे पास। पहला कॉलम जो होता है वो कॉस्ट का होता है, दूसरा कॉलम होता है टोटल डेप्रिसिएशन का, इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, इसको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, और तीसरा कॉलम होता है बुक वैल्यू का। तो अब करना क्या है, सबसे पहले तो आपने कॉस्ट लिखनी है। सर कहाँ से लेंगे? ये ट्रायल बैलेंस से लेंगे। ट्रायल बैलेंस में आपको 2 अकाउंट दिए होते हैं, एक अकाउंट दिया होता है कॉस्ट का, एक अकाउंट दिया होता है डेप्रिसिएशन का। तो जो अकाउंट कॉस्ट का है ना, वहाँ से अपने कॉस्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। अगर कोई चेंज आया कॉस्ट में तो आप रिवाइज़ वैल्यू लेंगे, मतलब प्लस करके लेंगे। जैसे कभी-कभार ऐसा होता था कि हमने कोई नॉन करंट एसेट परचेज़ किया है, हम लिखना भूल गए, तो वो आप परचेज़ को उसमें ऐड कर देंगे। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद सर ये डेप्रिसिएशन इसमें क्या आएगा? तो डेप्रिसिएशन का नोट कर लें। डेप्रिसिएशन के अंदर जो है, डेप्रिसिएशन में जो है आपका टोटल डेप्रिसिएशन आएगी। देखो एक डेप्रिसिएशन आपको ट्रायल बैलेंस में दी हुई होती है, ठीक है? एक डेप्रिसिएशन आपको उसने ट्रायल बैलेंस में दी हुई होती है। वो होती है पुरानी वाली, जो अब तक हो चुकी है। हम ये एसएफपी बनाते हैं साल के एंड पे। तो एक डेप्रिसिएशन और है जो आपने कहाँ लिखी थी? आपने इनकम स्टेटमेंट में जाके लिखी है। हमारे पास 2 डेप्रिसिएशन है। एक डेप्रिसिएशन जो आपने कैलकुलेट की है, जो इनकम स्टेटमेंट में लिखी है, और एक डेप्रिसिएशन जो आपको ट्रायल बैलेंस में दी है ओपनिंग वाली। तो सर यहाँ क्या लिखेंगे हम? ट्रायल बैलेंस के अंदर जो इनकम स्टेटमेंट लिखी है वो प्लस करके यहाँ लिखेंगे। जो ट्रायल बैलेंस में है और जो इनकम स्टेटमेंट में उसको हम प्लस करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ टोटल डेप्रिसिएशन आएगी, टोटल डेप्रिसिएशन आएगी। तो कॉस्ट में से ये डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, ये आपके पास आ जाएगी बुक वैल्यू, फिर आखिर में हम बुक वैल्यू लिखेंगे और इन सब का टोटल करेंगे। इसका टोटल करके क्लोज कर देंगे, इसका टोटल करके क्लोज कर देंगे और इसका टोटल करके इसको ओपन रखेंगे क्योंकि ये आगे प्लस होना है। मैं इस चीज़ को ऊपर एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आ जाए। ये लास्ट टाइम एक सवाल था हमने किया था, अगर आपको याद हो। फॉर सपोज यहाँ में इक्विपमेंट आप देखें, ये रहा इक्विपमेंट है, ठीक है? और ये रहा देखें मोटर व्हीकल है। तो जब मैं वो बनाऊँगा एसओएफपी, तो मैं लैंड एंड बिल्डिंग की जगह लिख दूँगा इक्विपमेंट और मशीनरी की जगह लिख दूँगा मोटर व्हीकल। देख लें आप, क्योंकि ये लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है ना आपको। अब यहाँ जो है हमारे पास, सॉरी, ये लैंड एंड बिल्डिंग आपको दिया हुआ है, ठीक है? और ये आपके सामने क्या दिया? मशीनरी दिया है। तो यहाँ हम लैंड एंड बिल्डिंग की जगह आ जाएगा इक्विपमेंट और इसकी जगह आ जाएगा मोटर व्हीकल। दूसरा स्टेप क्या करना है? दूसरा स्टेप आपने ये करना है, इनकी कॉस्ट लेनी है। क्या लेनी है? कॉस्ट लेनी है। तो ये देखें इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। ये देखें मोटर व्हीकल की कॉस्ट कितनी है? 50,000। तो मैं 1 लाख ले लूँगा और कॉस्ट में जाके लिख दूँगा 1 लाख और इसकी ले लूँगा 50,000 और जाके लिख दूँगा 50,000। और इसके बाद डेप्रिसिएशन में सर क्या करूँ? अब ये गौर से सुनना। डेप्रिसिएशन में सीन ये है कि एक डेप्रिसिएशन आपके पास यहाँ आ रही है ट्रायल बैलेंस में, ये है पुरानी वाली, और एक डेप्रिसिएशन ये आ रही है जो आपने इस साल कैलकुलेट की है। तो मुझे बताएं ये 10,000 है, इसके अंदर ये 10,000 प्लस कर देंगे, सर ये कितना हो जाएगा? 20,000। तो मैं वहां जाके 20,000 माइनस करूंगा। लाइक अगर मैं कॉस्ट का कॉलम बनाऊंगा और कॉस्ट के कॉलम में जाके मैं लिखता हूँ 1 लाख इक्विपमेंट के आगे, और मोटर व्हीकल के जाके मैं लिखता हूँ 50,000। तो जब डेप्रिसिएशन कहानी आएगी तो मेरे पास देखें, ये हमारे पास इक्विपमेंट 10,000 पहले से थी, 10,000 और हो गई जो इनकम स्टेटमेंट हमने लिखी है वो। तो ये हो जाएगा कितना? 20,000। तो मैं यहाँ डेप्शन में लिखूंगा 20,000। सेम एज मोटर व्हीकल की 5,000 पहले से थी डेप्रिसिएशन, और ये 4,500 आपने इनकम स्टेटमेंट में और लिखी थी, रिकॉर्ड की थी, निकाली थी, कैलकुलेट की थी। तो आप ऐड कर दें 5,000 के अंदर ये 4,500, तो ये हो जाएगा 9,500। ठीक है? आपने अगला स्टेप क्या करना है, इस 1 लाख में से 20,000 माइनस कर देने हैं, आपके पास 80,000 आंसर आ जाएगा।
और 50,000 में से ये 9,500 माइनस कर देने हैं, तो आपके पास 40,500 आंसर आ जाएगा। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? तो ये चीज़ का ख़्याल करना है, ठीक है? असल चीज़ इसमें सीन करती है वो डेप्रिसिएशन करती है। दूसरा, अगर कोई वैल्यू रिवाइज़ हुई तो रिवाइज़ लिखनी है, लाइक ये इक्विपमेंट है 1 लाख कॉस्ट। खुदा ना ख़ास्ता एडजस्टमेंट में कहीं लिखा होता कि हमने कोई 10,000 का इक्विपमेंट परचेज़ किया था और गलती से परचेज़ेज़ के अकाउंट में डेबिट कर दिया, या लिखा ही नहीं, या हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो जब उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो ये फिर 1 लाख नहीं होगा, फिर इसके अंदर 10,000 और प्लस हो जाएगा। तो आपने कोशिश ये करनी, इफ देयर इज़ एनी एडजस्टमेंट तो फिर रिवाइज़ वैल्यू लेनी होगी, दैट्स इट। अब आते हैं सर करंट एसेट के पोर्शन पे आते हैं। करंट एसेट के पोर्शन पे आते हैं। कि सर करंट एसेट में क्या-क्या आता है? ठीक, अब करंट एसेट के जब पोर्शन पे हम आएँगे, करंट एसेट के पोर्शन में क्या-क्या आता है हमारे पास? करंट एसेट में हमारे पास सबसे पहले आएगा इन्वेंट्री। ये साल के एंड पे बनती है, तो यहाँ कौन-सी इन्वेंट्री आएगी बेटा? क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी। कौन-सी आएगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी, ये ख़्याल कीजिएगा। इन्वेंट्री हम लिखेंगे क्लोजिंग वाली, जो आपको एडजस्टमेंट में दी हुई है, वो वाली लिखेंगे, ठीक? अगला स्टेप अगला स्टेप हम ये लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा 3 कॉलम है हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आप देख लें 3 कॉलम है। तो सर ये यहाँ क्यों लिख रहे हैं? बेसिकली ये जो अमूमन होता है ना हमारे पास फाइनल कॉलम, ये टोटल का होता है। यहाँ फाइनल फिगर्स आती हैं, ठीक है? तो बेसिकली हमारे पास तो इसके बनने ही 3 कॉलम है, 4 कॉलम तो बन नहीं सकते, तो इसीलिए इसका टोटल फिर यहीं आ रहा होता है हर एक का। लैंड एंड बिल्डिंग का सबका टोटल यहीं आ रहा होगा फाइनल। अच्छा, लेकिन यहाँ ट्रेड रिसी यहाँ हमारे पास क्या होता है, एक तो ये कॉलम होता है, इस कॉलम में हम फाइनल वैल्यू लिख लेते हैं, इन्वेंट्री की, अदर रिसीवेबल की, कैश इन कैश इक्विवेलेंट की, यानी मतलब कैश इन बैंक की। मसला आता है रिसीवेबल में से हमें प्रोविजन भी माइनस करना होता है। तो अगर कोई वर्किंग होगी तो वो इस कॉलम में होगी। लाइक अगर ये टोटल का कॉलम है ना, तो इसकी वर्किंग यहाँ होगी। लाइक ये करंट एसेट है, तो करंट एसेट का टोटल आप यहाँ पे निकालेंगे। फिर इस करंट एसेट के अंदर अगर कोई आइटम है, उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट है, तो आप वो यहाँ करेंगे। तो ये वर्किंग की वजह से, ताकि वर्किंग और बेहतर हो सके। तो ट्रेड रिसीवेबल में सर क्या होगा, हम ट्रायल बैलेंस से ट्रेड रिसीवेबल की फिगर लेंगे। सर ट्रायल बैलेंस के अंदर बेड डेट भी दिया होता है, तो ट्रायल बैलेंस में अगर कोई भी एक आइटम हो तो वो वही ट्रीट किया जाएगा जहां उसकी ट्रीटमेंट होती है। अगर ट्रायल बैलेंस में बेड डेट दिया है तो वो एक एक्सपेंस है, तो वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, रिसीवेबल से माइनस नहीं होगा। रिसीवेबल से वो अमाउंट माइनस होता है, वो बेड डेट माइनस होगा जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो वो आपको माइनस करना होगा, मतलब रिवाइज वैल्यू लिखनी होगी। अगला स्टेप इसमें से क्या करना है, प्रोविजन को माइनस करना है, लेकिन अगेन प्रोविजन का टोटल आएगा। तो एक तरीका तो ये है कि जो प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है और जो प्रोविजन मैंने इनकम स्टेटमेंट में लिखा है, अगर मेरा प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है तो मैं ऐड कर दूंगा ट्रायल बैलेंस वाले के साथ और टोटल करके यहाँ लिख दूंगा, जैसे डेप्शन में करते थे। बट ये बहुत तंग करता है बच्चों को, तो इसके लिए मैं बच्चों को एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि आपको टोटल प्रोविजन लिखना है, वो प्रोविजन लिखना है जो आपका अभी बनता है, जो नया वाला प्रोविजन है वो लिखना है। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है, वो क्या है? वो ये है कि आप क्या करें, ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है ना आपको, आप ये जो रिसीवेबल की वैल्यू है, इसके ऊपर क्या नाम है, परसेंटेज अप्लाई कर दें। मतलब अगर फॉर सपोज वो कहता है हमारा जो प्रोविजन है वो 5% होगा ट्रेड रिसीवेबल का, हमारा जो प्रोविजन है वो ट्रेड रिसीवेबल का 5% होगा, सवाल में लिखा होता है। आप क्या करें, ये जो ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू है इसके ऊपर लगाएं 5%, जो आंसर आ जाए वो माइनस कर दें। आंसर वही सेम आएगा, आप इनकम स्टेटमेंट वाले और ट्रायल बैलेंस को प्लस माइनस करेंगे, आंसर वही सेम आएगा, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका है। बेटा बैड डेट जो ट्रायल बैलेंस में दिए होंगे वो माइनस नहीं करेंगे आप, बैड डेट वो वाले माइनस करेंगे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिए होते हैं। एडिशनल इन्फो वाले जो है ना वो माइनस होंगे बकायदा, एडिशनल इन्फो वाले। ठीक है, ये इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। देन हमारे पास अदर रिसीवेबल आता है, ये थोड़ा तंग करेगा। अदर रिसीवेबल अमूमन ट्रायल बैलेंस में देता नहीं है, वो लिखा नहीं उसने आज तक। अगर लिखा होता अदर रिसीवेबल तो फिर हम ट्रायल बैलेंस में जो दिया होता है यहाँ लिखते। तो ये सर कौन से वाले हैं, ये मैं आइडेंटिफाई कर देता हूँ सर, यहाँ पे कौन से वाले आएंगे। तो अदर रिसीवेबल में यहाँ जो आइटम आने हैं वो कौन से वाले हैं, वो जरा देखने के लिए। अदर रिसीवेबल के अंदर क्या क्या आता है? अदर रिसीवेबल में यहाँ पर अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है आपका, अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है आपका, आपको एडिशनल इन्फो में दिया होगा, वो आएगा यहाँ पर। अगर आपको कहता है 300 प्रीपेड है, 200 प्रीपेड है इंश्योरेंस, वो आएगा। इसी तरीके से अगर कोई इनकम अक्रूड है, कोई इनकम ओविंग है, कोई इनकम है जो आपने लेनी है,
कोई कमीशन है आउटस्टैंडिंग है, कोई कमीशन है आउटस्टैंडिंग है, कोई कमीशन। बेटा क्रेडिट सेल्स का मैं मतलब समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? वो तो व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट सेल्स? आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, नहीं, बेटा क्रेडिट सेल्स तो वहाँ जाती है ना, इनकम स्टेटमेंट में जाती है ना, यहाँ क्यों आएगी? अदर रिसीवेबल का मतलब एक एसेट जिसका फ़ायदा आगे जाके मिलना है आपको। सेल्स तो इनकम है, ठीक है? तो यहाँ प्रीपेड एक्सपेंस आएगा, कोई इनकम वगैरह है, ओविंग वगैरह, वो आएगी। सम टाइम हमने हमारे पास कोई स्टेशनरी में कोई इन्वेंटरी रह जाती है, तो वो भी इसका पार्ट बन जाती है। लेकिन ज़्यादातर इसमें जो मोस्ट कॉमनली जो आइटम आता है, वो ये वाला आता है, आपका प्रीपेड एक्सपेंस। ये वाला आइटम बहुत आता है। और ये आपको कहाँ से मिलेगा? एडिशनल इन्फो से मिलेगा। अगर ट्रायल बैलेंस में अदर रिसीवेबल दिया हुआ है, तो एज़ इट इज़ फिर उठा के हम यहाँ लिखते हैं उसको, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। सर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कैश एंड बैंक आएगा। अगर उनकी पॉज़िटिव फिगर है ना कैश एंड बैंक की, तो आप वो मिला के लिख लें। कैश प्लस बैंक मिला के लिखें, क्योंकि आजकल इसके लिए नया वर्ड यूज़ होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आपने कोशिश करी ये वाला वर्ड ही फ़ॉलो करना है। तो हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टोटल यहाँ लिख देते हैं। अगर कोई एडजस्टमेंट है, मतलब कोई ट्रांज़ैक्शन है, हमने कोई पेमेंट की थी, रिकॉर्ड नहीं की थी, तो इस फिगर को फिर हम एडजस्ट करते हैं और इसका टोटल हम यहाँ लिखते हैं। मतलब इन सब का मैंने टोटल किया 10,000 आया, तो 10,000 इसके बिल्कुल सामने लिख देंगे यहाँ पे। इन सब का टोटल किया इन दोनों का, ये था 1 लाख, ये था 1 लाख, टोटल कितना आ गया? 2 लाख। अब इस 2 लाख के अंदर हम क्या करेंगे, ये वाला जो अमाउंट है, इस 2 लाख के अंदर क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो हमारे पास फाइनल आंसर यहाँ आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे टोटल एसेट्स। जिसको हम क्या कहेंगे? टोटल एसेट्स। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? ठीक है, मैं आपको ज़रा एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ऊपर वाली चीज़ समझाता हूँ ज़रा। अभी देखिए ये सवाल था कि आप लोगों ने किया था शुरू-शुरू की क्लास में। सर अगर यही सवाल होता तो करंट एसेट में क्या-क्या आता? करंट एसेट में पहले तो आती है आपकी क्लोजिंग इन्वेंटरी, ये देखिए ये रही क्लोजिंग इन्वेंटरी 3000। तो करंट एसेट में सबसे पहले मैं क्या करता, जाके क्लोजिंग इन्वेंटरी लिखता 3000, ठीक है? जगह नहीं तो मैं यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ। दूसरा स्टेप होगा ट्रेड रिसीवेबल का। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू देख लें कहाँ पर है आपके पास सवाल में। ट्रेड रिसीवेबल ये रहा 12,000। देख लें कोई बेड डेट की एडजस्टमेंट थी? मेरे ख्याल से नहीं थी। तो हम क्या करेंगे 12,000 एज़ इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे। 12,000 इसमें से लेस करेंगे प्रोविज़न। अब प्रोविज़न का एक सीन ये होता है कि जो प्रोविज़न आपके पास यहाँ दिया हुआ है ना, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 800, और जो प्रोविज़न आपने यहाँ रिकॉर्ड किया है, इन दोनों को प्लस कर लें। लेकिन इसमें बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है, तो आसान तरीका क्या है, आपका प्रोविज़न कितना बनता है? 8%, तो आप 8% इसके ऊपर अप्लाई कर लें। तो 12,000 को जब आप 8% से मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो 960 ही आएगा, चेक करें। ठीक है? आपके पास क्या हो जाएगा? 960 आंसर आ जाएगा। अच्छा जी। उसके बाद सर क्या करना है? जो आंसर आ गया आपने यहाँ लिख लिया। उसके बाद क्या करना है सर? अदर रिसीवेबल आएगा। अब अदर रिसीवेबल में देखना होगा कोई प्रीपेड है या नहीं है। तो यहाँ मैंने चीज़ें मिटा दी हैं, लेकिन अगर आपको याद हो 150 था कोई इंश्योरेंस के अंदर प्रीपेड। जब मैंने सवाल करवाया था ना, इंश्योरेंस के अंदर कोई 150 प्रीपेड था, तो वो प्रीपेड आपके अदर रिसीवेबल में आ जाएगा। आप लिख दीजिएगा 150, ठीक? उसके बाद सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा? तो आप देख लें इस सवाल में आपके पास बैंक की वैल्यू कितनी आ रही है? 23,700, ये आपका हो जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये पॉज़िटिव है, डेबिट साइड पे आ रहा है, तो ये आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अदर रिसीवेबल के बाद आ जाएगा। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी मेरी जो है। एक मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ। देखिए, लास्ट टाइम मैं ये वाला सवाल समझा रहा था और मैं कह रहा था अगर इसको करना होता तो हम कैसे करते? अगर हमें इसको अटेम्प्ट करना होता तो हम इसको कैसे अटेम्प्ट करते? तो इसको अटेम्प्ट करने का तरीका ये है कि आप क्या करें, व्यू नहीं ड्रॉ, अ, ठीक है। अब सुनिए ये सवाल है, नज़र आ रहा है आपको सवाल जो है? इस सवाल को हमें करना है और इसकी एसएफपी बनानी है तो इसको कैसे करें? तो इसके अंदर तरीका ये है, इसके अंदर करने का तरीका ये है कि आप क्या नाम है 3 कॉलम यहाँ बना लें। ठीक है? ये 3 कॉलम मैंने यहाँ बना लिए। ठीक? अच्छा मुझे इसकी डेप्थ कैलकुलेट करनी पड़ेगी इनकम स्टेटमेंट वाली। आप लोगों ने कैलकुलेट की थी याद है? इनकम स्टेटमेंट वाली कौन-सी है? ताकि मैं आगे करा सकूँ फिर।
संजना बेटा आपको याद है चीज़ें इसकी? वरना टाइम लग जाएगा इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ओके गाइस चलो मैं करवा देता हूँ। जी, जी। नहीं, वो मैं करवा देता हूँ। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लीज़ होल्ड प्रीमिसेस पे। तो हम लिख लेते हैं लीज़ होल्ड प्रीमिसेस, लीज़ होल्ड प्रीमिसेस, ठीक है? लीज़ होल्ड प्रीमिसेस हमने क्या किया स्टार्ट किया। अब हम यहाँ क्या करेंगे एक कॉलम होता है कॉस्ट का, एक कॉलम होता है टोटल डेप्शन का, एक कॉलम होता है बुक वैल्यू का। तो लीज़ होल्ड प्रीमिसेस की कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 1,20,000 हम लिख देते हैं 1,20,000। दूसरा हमारे पास नॉन करंट एसेट कौन-सा है? मोटर व्हीकल, तो हम मोटर व्हीकल लिख देते हैं। और मोटर व्हीकल की कॉस्ट 40,000 थी लेकिन 12,000 का इसमें चेंज आया था, तो टोटल हो गई 52,000। और तीसरी हमारे पास कॉस्ट क्या थी? फिक्सचर एंड फिटिंग्स थी। नॉन करंट एसेट जो थे हमारे पास फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। तो फिक्सचर एंड फिटिंग की कॉस्ट कितनी दी हुई है? 19,000 दी हुई है। मैं 19,000 एज इट इज लिख देता हूँ। अब सीन क्या है? अब सीन ये है कि यहाँ पर आपने क्या करना है, इसकी डेप्रिसिएशन लिखनी है टोटल। ये जो सेकंड कॉलम होता है, ये डेप्रिसिएशन का होता है, पर ये टोटल डेप्शन है। ये क्या मतलब? मैं ज़रा आपको गाइड करता हूँ। देखो, एक डेप्शन तो उसने ये दी है, ट्रायल बैलेंस में दी है, मैं हाइलाइट कर रहा हूँ ये। एक डेप्रिसिएशन उसने क्या की है, ये वाली दी हुई है, जो मैंने अभी हाइलाइट किया आप लोगों के सामने। ठीक है? एक डेप्शन उसने आपको ये दी है 72,000, ठीक? और एक डेप्शन वो थी जो आपने इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड की थी। तो सर यहाँ पर कौन-सी डेप्शन आएगी? यहाँ पर एसएफपी में वो डेप्शन आती है जो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड की और जो ट्रायल बैलेंस में थी। उन दोनों का टोटल। तो इनकम स्टेटमेंट में जो आप डिविज़न लेकर गए थे ना, अगर मुझे याद है, तो आप लोगों ने 1,20,000 को डिवाइड बाय 10 किया था, 12,000 आप लेकर गए थे। 72,000 पहले हो चुकी है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 84,000। तो 84,000 मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, लिख लूँगा। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद आते हैं आगे, मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल की डेफिनिशन कितनी आ रही है सर यहाँ पे? 10,000 आ रही है और 10,000 के अलावा बाकी कितनी थी? तो आप लोगों ने कैलकुलेट की होगी ट्रायल बैलेंस में, इनकम स्टेटमेंट में, कितनी आई थी बेटा? इनकम स्टेटमेंट में 10,500 आई थी मेरे ख्याल से। इनकम स्टेटमेंट में आप लोगों ने जो डेप्शन लिखी थी, वो थी 10,500, ठीक है? इन दोनों को प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 20,500। तो 20,500 मैं यहाँ लिख देता हूँ। मतलब ये जो हमारा कॉलम है ना, इस कॉलम में डेप्रिसिएशन एक तो जो ऐसे ट्रायल बैलेंस में आ रही है वो, और एक जो इनकम स्टेटमेंट में है, उन दोनों का टोटल आएगा। ये साल के एंड पे बनती है, तो हम डेप्शन का क्लोजिंग बैलेंस इसमें दिखा रहे होते हैं कि अब तक कितनी हो चुकी है। फिक्सचर एंड फिटिंग पे आ जाए। फिक्सचर एंड फिटिंग की एक तो ये आ रही है डेप्रिसिएशन कितनी, 7,600, और एक आपने इनकम स्टेटमेंट में कैलकुलेट की थी, तो 7,600, और इनकम स्टेटमेंट वाली अगर आपको याद हो वो थी 1,500। आप इस सवाल को पढ़ लीजिएगा। ये सवाल जो मैं करवा रहा हूँ आपको, ये है आपका, अल्लाह भला करे, अक्टूबर नवंबर 2018 पेपर 2-2 ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा होगा। अक्टूबर नवंबर 2018 पेपर 2-2 उसका पेपर करवा रहा हूँ। तो डेप्रिसिएशन हमारे पास 7,600 ये, और क्या नाम है, इनकम स्टेटमेंट में लिखी थी 1900 लिखी थी, 1900 लिखी थी। तो 7,600 प्लस 1900 बेटा कितना हो जाएगा? आई थिंक सो 9,500 हो जाएगा। ऐसे ही है। ठीक है, ऐसे ही है ना बेटा? 7,600 एंड देन आपका अल्लाह भला करे जी। अच्छा, इसकी आप फिर बुक वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितनी आ रही है, वो आप मुझे बाद में बता दीजिएगा। इसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, इसके बाद बेटा हम लिखते हैं करंट एसेट। करंट एसेट में सबसे पहले क्या आएगा बेटा? करंट एसेट में सबसे पहले अल्लाह भला करे आपकी इन्वेंट्री आएगी। इन्वेंट्री हम लिखेंगे कौन-सी सर? क्लोजिंग वाली, क्लोजिंग वाली। तो अगर आप सवाल में जाके देखें, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये रही। 19,500, तो मैं लिख दूँगा 19,500। कौन से कॉलम में सर? सेकंड कॉलम में। अगला स्टेप मैं लिखूँगा ट्रेड रिसीवेबल। अब सीन क्या है?
ट्रेड रिसीवेबल एक तो वो फिगर है जो ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, देख लें आप, ये ट्रायल बैलेंस है। तो ट्रायल बैलेंस में एक ट्रेड रिसीवेबल की फिगर दी हुई है, ये रही। लेकिन आपके पास एडजस्टमेंट में बैड डेट भी दिए हुए हैं, एडजस्टमेंट के अंदर बैड डेट भी दिए हुए हैं, ये रहे बैड डेट्स 750 के। तो सर क्या करेंगे हम लोग, हम 23,250 के अंदर हम 750 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 23,250, 23,250 माइनस 750, ठीक है ना। मैं देख लूं, मैं कोई गलत फिगर नहीं लिख रहा। ट्रेड रिसीवेबल मेरे ख्याल से 23,250 आ रहा है बेटा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22,500। अब सर क्या करेंगे, अब इसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब सर इसके क्या सीन होगा, हम प्रोविजन को कैसे लेस करेंगे। तो एक तो तरीका ये है कि डेप्शन वाला है, कि जितना प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में दिया है और जितना हम इनकम स्टेटमेंट में लेकर गए, अगर इंक्रीज अगर ऐड कर दो। बट ये बच्चों को तंग करता है, तो इसका सबसे आसान तरीका, अगर उसने परसेंटेज दी हुई है, उसने परसेंटेज दी हुई है, तो वो परसेंटेज आप रिसीवेबल के ऊपर अप्लाई करते हैं, आपके पास वैसे ही न्यू प्रोविजन आ जाएगा, आपके पास वैसे ही असल अमाउंट आ जाएगा। तो अगर सवाल आप देखें, सवाल में उसने आपको परसेंटेज दी हुई है, एंड दैट इज, आप देख सकते हैं 4%, 4%। तो आप 4% इस पे लगा लें, रिसीवेबल पे 4% लगा लें। मुझे बताएं कितना आ रहा है अमाउंट रिसीवेबल का 4% जो है, 900। ये 900 इसमें से माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अल्लाह भला करे आप लोगों का 21,600 हो जाएगा, ऐसे ही है जी। 21,600 हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ 21,600। सर इसके बाद क्या आएगा बेटा, अदर रिसीवेबल आएगा, अदर रिसीवेबल आएगा, अदर रिसीवेबल आएगा। सर इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, इसमें बेटा आपके पास, मैंने अभी बताया आप लोगों को फॉर्मेट के अंदर, एक तो आएगा प्रीपेड इनकम, दूसरा कोई इनकम अगर ओविंग हो, कोई इनकम, एक आएगा प्रीपेड एक्सपेंस, और दूसरा आएगा आपके पास कोई इनकम अगर आपकी ओविंग है तो वो आएगा। कोई इनकम आपकी ओविंग है, मतलब किसी से लेनी है, तो वो आ सकता है। तो अगर आप सवाल को जरा पढ़ें, तो इसमें जरा अगर मैं चीजें हाईलाइट करूं, तो एक तो ये वाला, आप लोगों ने 9,000 को मल्टीप्लाई किया था 2/6 से, जो प्रीपेड आ रहा था, कितना आ रहा था बेटा, 3,000 आ रहा होगा मेरे ख्याल से। एक तो ये 3,000 हमारा प्रीपेड था, हमारा साल सितंबर में एंड हो रहा था, हमने एक चीज पे की थी, रेंट पे किया था, कब तक का, नवंबर तक का पे किया था। तो सितंबर के बाद आता है अक्टूबर नवंबर, तो 2 महीने का हमारा प्रीपेड था, वो कितना बना, 3,000। एक तो ये अमाउंट आएगा। दूसरा आप देख लें, यहाँ एक और अमाउंट भी है, ये वाला रेंट रिसीवेबल 150 वॉज आउटस्टैंडिंग। कोई इनकम अगर आउटस्टैंडिंग हो ना, कोई इनकम आउटस्टैंडिंग हो, मतलब आपने रिसीव करनी हो, तो वो भी आपके अदर रिसीवेबल में आ सकता है। क्योंकि हर वो चीज जो मुझे लेनी है ना, जो मुझे रिसीव करनी है, या जिसका बेनिफिट मुझे आगे जाके मिलना है, वो मेरे लिए क्या होगा, अदर रिसीवेबल होगा। तो 3,000 प्लस 150, 3,000 प्लस 150, और कुछ नहीं ना बेटा, तो 3,000 प्लस 150, तो ये 3,150 हो जाएगा। इसके बाद बेटा क्या करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखते हैं, लेकिन हम देख लें बैंक के बैलेंस को, वो क्या आ रहा है। तो आप देख लें सवाल में, बैंक का बैलेंस ये रहा, और डेबिट लिखा हुआ था। अच्छा, बैंक बैलेंस में आपने एक एडजस्टमेंट की थी, आपने कोई मोटर व्हीकल बाई की थी, तो उसमें से 12,000 आपने माइनस किए थे। आप देख लें एंट्री नंबर, जो नए बच्चे हैं वो देख लें, ये वाली एंट्री जो है, एंट्री नंबर 6, इसका इम्पैक्ट बैंक पे पड़ेगा। 12,000 रुपये बैंक से माइनस हो जाएंगे, तो 13,350 माइनस 12,000, आप देख सकते हैं तख्ते पर आ गए, ये हो जाएगा 1350। तो मैं जाके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से यहाँ लिख दूंगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहाँ लिख दूंगा 1350, और इसका टोटल करूंगा, और वो टोटल जो है मैं फाइनल कॉलम में लिख दूंगा। दैट्स इट। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही, यहाँ तक मेरी चीजें क्लियर हैं, जो मैंने समझाया आप लोगों को, सारी बातें क्लियर हैं।
जी गाइस। ओके, अब चलते हैं सर, आगे क्या होगा? आगे क्या होगा सर? आगे हम क्या करते हैं, ये मैं आपको दोबारा फॉर्मेट दिखा दूँ। ये फॉर्मेट है, ठीक है? इसकी मैं फ़ोटो आपको भेज दूँगा, आप भले खींच लें फ़ोटो इसकी, तो आपको याद रहेगा कि फॉर्मेट में क्या-क्या चीज़ें हैं। आप फ़ोटो ले लें इसकी, ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है? अच्छा जी। सर इसमें और क्या आता है? अब हमने ये वाला सेक्शन पढ़ लिया, ये मैंने सारा बता दिया, बुक वैल्यू एंड देन करंट एसेट और उसका टोटल लिख दिया। तो ये हम नॉन करंट एसेट का टोटल, ये हमारे करंट एसेट का टोटल है। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएँगे टोटल एसेट और यहाँ आंसर कर देंगे लॉग। लॉग करने का मतलब ये है कि ये आगे अब प्लस माइनस नहीं करेंगे इस चीज़ को। अच्छा, अगला स्टेप है कैपिटल का। तो कैपिटल की हेडिंग दे देंगे हम इक्विटी, ठीक है? अच्छा, यहाँ क्या सीन है? यहाँ ये सीन है कि सबसे पहले तो आपने ओपनिंग कैपिटल लिखना है, ये ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, कोई इश्यू नहीं है, ये आपको हमेशा ट्रायल बैलेंस में दिया होगा। दूसरा होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है ना बेटा, ये आप अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते। प्रॉफिट आपको क्या करना पड़ेगा? मालूम करना पड़ेगा। तो ये प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? ये आपको इनकम स्टेटमेंट से मिलेगा। इनकम स्टेटमेंट में आपको प्रॉफिट दिया होगा। और ड्राइंग, ये भी ट्रायल बैलेंस में दी होगी। अगर कोई एडजस्टमेंट है ड्राइंग के अंदर, मतलब हमने कोई परचेज़ेज़ गुड्स वगैरह हमने विथड्रॉ किए थे, तो ज़ाहिर है उससे ड्राइंग बढ़ जाएगी। तो आपने ड्राइंग की वैल्यू को रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो कैपिटल एंड ड्राइंग, ये दोनों वैल्यूज़ आपको एसओएफपी से मिल जाएँगी। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख लें। ये हमारा कहलाता है क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सवाल में अगर कोई लायबिलिटी है और वो हमें आफ्टर 12 मंथ्स देनी है, लायबिलिटी के आगे डेट लिखी हुई होती है। अगर आपका साल एंड हो रहा है दिसंबर 2016, तो वो लिखेगा नॉन करंट लायबिलिटी के आगे, लोन के आगे कि रीपेबल इन 2025, रीपेबल इन 2030, मतलब 5 साल 10 साल बाद देना है, तो ये लायबिलिटी यहाँ शो होगी, ठीक है? लेकिन कभी-कभार कोई लोन ऐसा होता है कि आपका साल एंड हो रहा है दिसंबर 2016 में, और वो हमें मार्च 2017 में पे करना है, जून 2017 में पे करना है, मतलब विदिन 12 मंथ्स पे करना है, तो फिर वो आपकी करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेगा वो लोन जो है फिर। ये मैं आगे समझा दूँगा, ठीक है? तो अभी सिंपल ये समझ लें कि जो भी लोन की वैल्यू टर्म्स में दी होगी, मैं उठा के यहाँ लिख दूँगा। करंट लायबिलिटी में सर क्या आता है? आपका ट्रेड पेबल आता है और अदर पेबल आता है। अदर पेबल में क्या-क्या आ सकता है, ये मैटर करता है बहुत ज़्यादा बेटा। इसमें बच्चा फँसता है। तो सर इसमें क्या-क्या आ सकता है देख लें। इसमें अक्रूड एक्सपेंस आ सकता है, नंबर 1। अदर पेबल में क्या-क्या आ सकता है? अक्रूड एक्सपेंस आ सकता है। अक्रूड एक्सपेंस आपको एडिशनल इन्फो में दिए होंगे, मतलब जो भी होते हैं। कोई इनकम आपको एडवांस में रिसीव हुई है। ये बहुत रेयर है, इनकम वाला कॉन्सेप्ट जो है बहुत कम होता है। तो कोई इनकम अगर आपको एडवांस में मिल गई है, ठीक है ना? आपने एडवांस में रिसीव कर ली है, ठीक है? या आपने कोई पैसे ले लिए हैं लोगों से और क्या नाम है उसके अगेंस्ट वो नहीं दिए, क्या बोलते हैं? आपने लोगों से पैसे ले लिए हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट आपने सर्विसेज़ नहीं दी। तो ये इनकम इन एडवांस कहलाएगा। कि आपने कोई लोगों से लोगों से क्या नाम है अपना पैसे ले लिए, लेकिन उनको क्या कर दिया, सर्विस नहीं दी। एडवांस में अमाउंट रिसीव कर दिया लेकिन सर्विस नहीं दी। तो ये आपके लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगी। स्पेशली एनपीओ में ये बहुत होता है कि हम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और मेंबर्स को सर्विसेज नहीं देते। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपके लिए क्या कहलाएगा, लायबिलिटी कहलाएगा। तो ये इसी के अंदर अदर पेबल में हम शो करते हैं। और आखिरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है इंटरेस्ट। जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, उसमें से कभी-कभार कुछ अमाउंट हमने पे नहीं किया होता। जितना बनता है उससे हमने कम पे किया होता है, तो वो भी आपका अदर पेबल में आता है। तो मतलब मैं बोलूँगा ये हॉट टॉपिक है अदर पेबल जो है, तो इसको अच्छी तरीके से देखिएगा। इसके बाद अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो लिख लीजिएगा, इन दोनों का टोटल हम यहाँ ऐड कर देंगे। ये तीनों का जो टोटल होगा ये हमारे पास कहलाएगा टोटल इक्विटी लायबिलिटीज़। एट द एंड ये दोनों आपके मैच होनी चाहिए, ये दोनों फिगर्स आपकी मैच होनी चाहिए। यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है? 1 मिनट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइज़ देखें, ये इसमें मैंने आपको इस सवाल के अंदर मैंने आपको जो है ना वो वाला पोर्शन समझा दिया था, नॉन करंट एसेट का। तो नॉन करंट एसेट में मैंने क्या किया बेटा, सबसे पहले जो है मैंने ये जो कॉस्ट है,
इसमें से मैंने वो माइनस किया, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे आपकी डिप्रेशन का ये आ गया 36,000। फिर सेम एज़ मैंने मोटर व्हीकल के साथ किया, फिर सेम एज़ मैंने फिक्सचर एंड फिटिंग के साथ किया। ये जो वैल्यूज़ है ना, ये आपको निकालनी पड़ती हैं, ये वाली वैल्यू। ये कभी भी आपको ट्रायल बैलेंस में देगा नहीं, ये निकालनी पड़ेगी, ये मैंने कर लिया। तो मेरे पास आ गया टोटल नॉन करंट एसेट की बुक वैल्यू आ गई, वो आ गई 77,000। इसके बाद करंट एसेट में मैंने क्लोजिंग इन्वेंटरी लिखी, ये इन्फॉर्मेशन से मैंने ली थी, और ट्रेड रिसीवेबल का मैंने आपको सारा गाइड किया। फिर अदर रिसीवेबल में मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह जो थे वो लिखे, ठीक है? और बैंक की फिगर में एडजस्टमेंट थी, मतलब बैंक की फिगर थी कोई 13,350। फिर 12,000 रुपए की हमने कोई परचेज़ेज़ वगैरह की थी, मोटर व्हीकल बाय किया था, तो वो हमने माइनस किया था। आप जाके देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है? तो ये इसलिए हमने, ये आ गया 1350। तो फिगर हम ट्रायल बैलेंस से ही लेंगे, बट फिगर को हम रिवाइज़ करेंगे, अगर कोई चेंजेज़ आ रही हैं। तो ये हो गया हमारे पास टोटल करंट एसेट आ गए 45,600, उसको इसमें प्लस किया तो हमारे पास इन दोनों को प्लस किया। ये जो 77,000 और ये जो आपका है, इन दोनों को मैंने प्लस किया, तो ये हो गया 77,000 प्लस 45,600, ये आ गया 122,600। इस चीज को प्यार से हम कहते हैं टोटल एसेट्स। इस चीज को हम प्यार से क्या कहते हैं? टोटल एसेट्स कहते हैं। अब आ जाए कैपिटल के पोर्शन में। कैपिटल के पोर्शन में ओपनिंग कैपिटल आपको दिया था ट्रायल बैलेंस में, मैंने वहीं से लिया। प्रॉफिट आएगा इनकम स्टेटमेंट से, प्रॉफिट आएगा इनकम स्टेटमेंट से, ये ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया होगा। और ड्राइंग ट्रायल बैलेंस में दी हुई थी बेसिकली 11,000 के करीब, लेकिन हमारे पास एक एडजस्टमेंट थी, 11,900 है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है? लेकिन हमारे पास 4,700 की एक एडजस्टमेंट नंबर 2 थी, जिसमें 4,700 की वो ड्राइंग कर रहा था, तो ड्राइंग में क्या हो जाएगा? इज़ाफ़ा हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी रिवाइज़। तो ये टोटल बन गया 16,600। ये नवंबर 2018 का सवाल है, पेपर 2-2, आप जाके देख सकते हैं। इन सबको प्लस माइनस करके जो आंसर मेरे पास आया था, वो मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? 45,250। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी सवाल में दी हुई थी ट्रायल बैलेंस में, मैंने वो भी लिख ली। और उसके बाद ट्रेड पेबल सवाल में दिया हुआ था, मैंने लिख दिया। अदर पेबल में सर क्या आता है? अदर पेबल में कोई अक्रूड एक्सपेंसेस हो तो वो आता है। तो सवाल में एडजस्टमेंट नंबर 3 के अंदर कुछ अक्रूड एक्सपेंसेस थे। सॉरी, एडजस्टमेंट 4 में। एक था 2600 का था, और दूसरा था 1700 का। इन दोनों का मैंने टोटल किया, और वो टोटल मैंने यहाँ लिख दिया, 4300। सर इसमें कभी-कभार इंटरेस्ट और लोन भी आ जाता है। अगर आपने कोई इंटरेस्ट और लोन लिया हुआ है और उसपे जो आपका इंटरेस्ट बनता है वो कुछ बाकी है, तो वो भी इसके अंदर आएगा। लेकिन इस सवाल में जितना हमारा इंटरेस्ट बनता था ना, 3,000 बनता था, वही हमने पे किया है। तो ये मैंने यहाँ पे फाइनल फिगर लिख दी, ठीक है ना? ये मैंने फाइनल फिगर यहाँ पे लिख दी, और इन सब का टोटल कर दिया, इसका, इसका और इसका। तो ये मेरे पास आ गया 122,600, सेम आंसर आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? अब मैं आपको ग्रुप में सवाल दूँगा, वो अपने घर जाके करने होंगे, ठीक है? वो सवाल करने होंगे, तो कल की क्लास में हम इश्यूज़ वगैरह डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा टॉपिक जल्द अज़ जल्द पूरा हो, और एडजस्टमेंट्स वगैरह देखेंगे। ठीक है गाइज़? अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में